हेलो बच्चों, ये जो लेक्चर है वो आपके कम समय में रिवीजन के लिए है। तो हमने ये जो चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन है, इसका वीडियो मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ और ये एक सीरीज़ में बनेगा। तो जो सीरीज़ होगी उसमें पूरा ऑर्गेनिक पहले कवर कराया जाएगा। तो बेटा, जब आपका एग्ज़ाम के लिए समय कम होता है तो अगर आपको अच्छा मार्क्स पाना है तो आपको सबसे पहले जो सबसे पहला काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप एनसीईआरटी पर ही फोकस्ड हो जाएं। बेटा, आपको सिर्फ दो काम करना है। एनसीईआरटी को पढ़ना है अच्छे से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये वीडियो मैंने आपको इसलिए बनाया है जिससे कि आप कम समय में अपना रिवीजन कर सकें और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है? तो बच्चों, एक बार मैं फिर बता दूं, मैं हूं मनीष दुबे और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है? पहला वाला जो पार्ट है उस पार्ट में हमारे 3 चीजें होंगी। एक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, दूसरा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट कवर करेंगे एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो बेटा, ये जो आपके पास जो क्लासिफिकेशन बना है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। यानी कि जो आपको पढ़ना है, ये हमारे जो 6 तरह के दिख रहे हैं, है ना, 1 2 3 4, ये सब के सब किसके बेस पे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। मतलब कि पहला जो है हमारा मोनो हैलो एल्केन्स का मतलब है कि हैलो एल्केन्स में एक ऐसा हैलो एल्केन जिसमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम 1 है। जैसे कि आपको पहले से पता है कि हैलो एल्केन क्या होता है। हैलो एल्केन का मतलब होता है कि किसी भी एल्केन में H हटा दिया जाए और उसमें X जोड़ दिया जाए। ये 2 चीजें हों, है ना, एक X हटाकर उसमें एक X जोड़ देंगे तो वो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है? हैलो एल्केन बन जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये कुछ हैलो एल्केन्स हैं। जैसे मान लिया हमारे पास ये है CH3 CH2X। ठीक है? एक और ले लिया हमने CH3 CH3X। तो बेटा, इन तीनों में आप ध्यान से देखिए, तो तीनों में आपको नंबर ऑफ X जो है एक ही X दिखाई दे रहा है। इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये क्या है बच्चों? ये तीनों क्या है? मोनो हैलो एल्केन्स है। डाई हैलो एल्केन्स का मतलब होगा कि डाई हैलो एल्केन्स वो हैलो एल्केन होगा जिसमें 2 हैलोजन एटम होगा। जैसे हम ले लें CH2X, ये है हमारा डाई हैलो एल्केन क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम 2 है। इसके अलावा हम और भी बढ़ाते जाएं ऐसे ही CHX, CH2X, यानी कि जैसे जैसे नंबर हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे, है ना, इसका क्लासिफिकेशन चेंज होता जाएगा। तो चलिए देखिए, इसमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम 2 हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा डाई हैलो एल्केन है क्योंकि इसमें 2 हैलोजन एटम हैं। बेटा, ये हमारा ट्राई हैलो एल्केन होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम 3 हैं। तो ये हैं हमारे, है ना, ऊपर के जो 3 क्लासिफिकेशन हैं उनको मैंने आपको बता दिया कि अगर हम एल्केन में एक X लगाते हैं तो मोनो हैलो एल्केन होगा, 2X लगाएंगे तो डाई हैलो एल्केन होगा, 3X लगाएंगे तो ट्राई हैलो एल्केन होगा। इसमें कुछ बहुत ऐसा टेक्निकल नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है। ठीक है? उसी तरह से अगर हम हैलो एरीन की बात करें तो किसी भी एरोमेटिक रिंग में जब X जुड़ा होता है, हैलोजन एटम जुड़ा होता है ना, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है? चलिए, X जुड़ा रहेगा तो हम उसे हैलो एरीन्स कहेंगे। यहां पर नंबर ऑफ X 1 है इसलिए हम इसे मोनो हैलो एरीन कहेंगे। यहां पर हमारा जो नंबर ऑफ हैलोजन एटम है अगर 2 है तो हम इसे डाई हैलो एरीन, और अगर ये 3 रहेगा तो हम इसे ट्राई हैलो एरीन कहेंगे। ठीक है?
तो कुल मिला के ये तो क्लासिफिकेशन की छोटी सी बात है, यहां से कुछ बहुत क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बस हमको जो पढ़ना है, आपको जो ध्यान देना है वो है हमारा मोनोहैलोएल्केन। मोनोहैलोएल्केन पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसी का क्लासिफिकेशन हमें फर्दर डिटेल में पढ़ना है और वहां से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे लगभग पढ़ाते हुए 14 ईयर्स हो गए, है ना, 14 ईयर्स हो गए। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 99 मार्क्स तक पहुंचे हैं, 99 मार्क्स बहुत ही कम दिनों में रिवीजन करके। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही कम समय में आपको पूरी एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज करा दूं, इस तरह से कि आपका चैप्टर वाइज भी साथ में कवर हो जाए। ठीक है, लास्ट में हम लोग इसके बाद हम चैप्टर वाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोएल्केन्स में देखा जाए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोएल्केन्स में हम देखेंगे, मोनोहैलोएल्केन्स का क्या मतलब है आपको बहुत अच्छे से पता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोएल्केन में आपको ये बात पता है बच्चों कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम 1 होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोएल्केन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोएल्केन्स। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी शर्त है कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम 1 होना चाहिए। अब बेटा वो जो हैलोजन एटम है वो हमारे कार्बन से जुड़ा होगा, तो उस कार्बन में 2 प्रोबेबिलिटीज होंगी। पहला, या तो X जुड़ा होगा ऐसे कार्बन से जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, ध्यान से सुनिए बेटा, है ना, वो X ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और या तो वो कार्बन जिससे X जुड़ा होगा वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। मैं एक ही पेज पे आपको क्लियर कर दूंगा, इसलिए एकदम मेरे साथ बने रहिए बेटा। तो अब देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे जुड़ा रहेगा। कहने का मतलब है कि जो कार्बन में हमारे पास X के अलावा 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो 3 सिग्मा बॉन्ड के 3 सिचुएशंस हो सकते हैं। ध्यान से देखो बेटा, ये है हमारा X, फिर हम इसी को दूसरी बार बना देते हैं, ये है X, इसी को हम तीसरी बार बना देते हैं, ये है X। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि कार्बन जो है, जो हैलोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और आप यहां देख पा रहे हैं कि इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, और इसको लेके 4 है, तो यानी कि हर हाल में इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है। और मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी सिचुएशंस को एल्काइल हैलाइड कहते हैं, और इन एल्काइल हैलाइड में अगर एक ही R है, 2 H है, तो हम उसे कहेंगे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर यहां पर 2 R जुड़े हुए हैं, 1 H जुड़ा होगा, तो हम उसे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहेंगे। और तीनों बॉन्ड जो हैं R से जुड़े हुए होंगे, तो हम उसे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहेंगे। इसे मैं थोड़ा कंडेंस करके लिख देता हूं, यानी कि एक R ही जुड़ा होगा CH2X से, 2 R जुड़े होंगे CHX से, ठीक है, 3 R जुड़े होंगे CX से। ठीक है, आप बड़े अच्छे से समझ पा रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये तीनों, ये भी, इसीलिए हम इसे कंसीडर कर रहे हैं। तो इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड में जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है एल्काइल हैलाइड। तो बेटा मैं इसे लिख देता हूं एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो पहला वाला क्लासिफिकेशन, ये जो हमारे हैं इनको क्या कहेंगे आप बताइए, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन जो होगा, इस दूसरे क्लासिफिकेशन में ये CH2 यानी कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किससे जुड़ा होगा, किसी डबली बॉन्ड सिस्टम से, C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड X। ध्यान से देखिए, इसी को मैंने क्या कहा कि X ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसपे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और वो डबली बॉन्ड से जुड़ा है। बुक में आपके लिखा है कि डबल बॉन्ड के अगले वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से X जुड़ा है, तो वही बात है। इसी को हम दूसरे तरीके से भी, इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं। बेटा इन दोनों कंपाउंड से आप संभल के रहिएगा, ये दोनों ही एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। इन दोनों को हम स्पेशली क्या कहते हैं, है ना,
इसको कहते हैं बेटा एलाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, ये जो है हमारा है वो क्या है? एलाइल हैलाइड। मैं लिख देता हूं एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, हैलाइड। तो कहने का क्या मतलब है? पहला हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड में हो गया एल्काइल हैलाइड, दूसरा हो गया एलाइलिक हैलाइड। और तीसरा जो केस है इसमें जो ये CH2X है, ध्यान से देखो, ये CH2X है, ये किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा हो या एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हो तो इसे हम कहेंगे बेंजाइल हैलाइड। क्या कहेंगे बेटा? बेंजाइल हैलाइड। तो मैं ये सारा सिस्टम आप समझ गए होंगे, चाहिए तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, लेकिन मैं इसे अब और थोड़ा कंडेंस कर देता हूं। कुल मिला के ये जो पहला केस है इसमें 3 क्लासिफिकेशन बनेंगे, है ना। मैंने इसे फिर से लिख देना है, ठीक है, इसे फिर से लिख देना है। मैंने क्या बताया आपको कि तीन क्लासिफिकेशन हमारे पास है ना, 3 क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सा? पहला है हमारा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। दूसरा हमारा है एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। और तीसरा हमारा है बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे 3 तरह के जो हैं, 3 तरह के जो हमारे हैं, ये पहला है। इसमें X कैसे जुड़ा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। अब sp2 वाले में आते हैं तो बेटा देखो, ये जो पहला वाला था इसमें आपने क्या पढ़ा था कि अगर कहीं डबली बॉन्ड है, उसके अगले वाले कार्बन से X जुड़ा हो बट वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, इसी को हमने इस केस में भी देखा था, ऐसे देखा था, X यहां जुड़ा हुआ हो। इस वाले में हमने देखा था कि यही सेम काम है। ध्यान से देखो बेटा, यहां डबली बॉन्ड के बीच में, यहां पर डबली बॉन्ड, यहां थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, हाँ ऐसे। यहां पर देखिए डबली बॉन्ड सिस्टम और X के बीच में, डबली बॉन्ड और X के बीच में देखो CH2 आ गया है। देखो CH2, डबली बॉन्ड और X के बीच में CH2 आ गया है। यहां पर भी डबली बॉन्ड और X के बीच में देखो ये कार्बन आ गया है, यही तो हुआ है। अगर इनको हटाकर डायरेक्ट जोड़ दिया जाए तो इसका पहला वाला क्लासिफिकेशन बन जाएगा। मेरी बात को समझो बेटा, जैसे मैंने कहा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया है, उसके बाद CH2 के बाद तब हमने X जोड़ा है, हम डायरेक्ट यहां X जोड़ दें, ठीक है, तो इसे हम विनाइल हैलाइड कहेंगे। और सेम सिचुएशन है यहां पर, ठीक है, यहां पर जुड़ा हुआ है तो हम इसे हटाकर डायरेक्ट X जोड़ दें, तो डबली बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच अगर X है तो हम उसे विनाइल हैलाइड कहेंगे। और लास्ट में अगर हम यहां पर देखिए, इसमें क्या था, CH2X से क्या जुड़ा हुआ था, बेंजीन, तो हम इसे कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग में और X के बीच में CH2 आ गया है। ध्यान से देखिए, है ना, बेंजीन रिंग और बीच में CH2 आ गया है, इन दोनों को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो हमारा डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा हमारा एक X, तो हम इसे कहेंगे एराइल हैलाइड। मैं फिर से बोल रहा हूं, एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, और ये है हमारा एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड जो हमारा की चैप्टर है। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों, आपको इन चारों कंपाउंड से बच के रहना है। ये बड़े ही एक जैसे दिखाई देते हैं, बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, तो इसका उसमें हो जाता है, तो फिर से देख लीजिए, है ना। इसको अगर आपको दिक्कत है तो एक बार फिर से ये जानने की बात है ना। तो अब हम चलते हैं बेटा, हमारा क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम अगले वाले आते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में। तो बेटा देखो, IUPAC नॉमेनक्लेचर जो हमारा है, इसमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं, देखो बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमें अपने उसको सिर्फ इस चैप्टर पे फोकस करना है और उन पॉइंट्स पे फोकस करना है ना, जो इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में हमारी मदद करे। तो बेटा सिर्फ 2 पॉइंट में ही ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने जो कहा है आप सुन पा रहे हैं उसे, है ना। सिर्फ 2 पॉइंट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या है
कि अगर कहीं डबल बॉन्ड हो और X हो, कोई भी X हो, तो डबल बॉन्ड सीनियर है। अगर कहीं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर लिखा होगा तो हम इसे अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे। तो अल्फाबेट में जो पहले होगा वो सीनियर होगा, जैसे BRB है तो ये पहले होगा, फिर उसके बाद कौन सीनियर होगा, क्लोरीन होगा, फिर ऐसे ही अल्फाबेटिकली हम इसे अरेंज कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। तो आइए देखिए, इन्हीं दोनों पॉइंट से हम किस तरह से अपने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चंस जो है आपके टेक्स्ट बुक से निकाल कर हमने रखा हुआ है, इन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन इधर है, एक इधर, इसे बाद में हम करेंगे, पहले हम यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, हम चाहें तो इसे बीच में भी ला सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, है ना। आप लोगों को ये दिखाई देना चाहिए, आई होप कि आप देख पा रहे हैं। तो इनमें से कुछ मैं कर देता हूं। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन एज इट इज इसी में से पूछ सकता है। बहुत बार इसमें से सवाल आए हैं, तो चीज़ों को आप ध्यान से सुनेंगे और इसे अटेम्प्ट करना सीखेंगे। तो मान लिया हम पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि बैकग्राउंड में कुछ गड़बड़ है। अब ठीक है ना। तो पहला वाला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसे अगर आप अच्छे से आपने पढ़ा है तो आप काफ़ी प्रो हो गए होंगे, तब आप जो है इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत प्रो नहीं हैं तो फिर क्या करेंगे, इस CH3 को यहाँ लिख दीजिए, इस CH3 को यहाँ लिख दीजिए, है ना। फिंगर टिप रख देते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर ये इससे CH से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, फिर CH से जुड़ा हुआ है, फिर C से जुड़ा हुआ है, फिर Br से जुड़ा है, फिर H से जुड़ा है, फिर CH3 से जुड़ा है। ठीक है, अब इसका नाम लिखने के लिए हम पहले इसे कंडेंस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, CH3। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, इसको कंडेंस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH बन जाएगा। ठीक है, ये भी कंडेंस करेंगे तो डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। देखिए बेटा, ये CH है ना। फिर हम इसे करेंगे तो ये भी CH हो जाएगा, और ये एक बार जो है ये CH3 से जुड़ा है, इस CH3 से जुड़ा है, और ये किससे जुड़ा है, Br से जुड़ा है। अब हम इसका नाम लिख लेंगे। तो बेटा, इसका नाम लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। पेरेंट कार्बन चेन ये रही हमारी, सबसे पहली पेरेंट कार्बन चेन हमारी ये रही। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड है। तो इस डबल बॉन्ड में आप देख पा रहे हैं कि डबल बॉन्ड और Br में हमारा डबल बॉन्ड सीनियर है, और नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को यहाँ 2 नंबर मिलेगा। तो हमारा नंबरिंग ऐसे हो जाएगा 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका नाम हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इसका नाम होगा 4 ब्रोमो पेंट, 4 ब्रोमो पेंट 2-इन। ये नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2-इन। ठीक है, तो ये हमारा पहला नाम हो गया। इसी तरह से बाकी सारे नाम आप कर पाएंगे, आई होप कि आप कर पाएंगे। ठीक है, एक और फिर मैं कर देता हूं। यहां पर देखिए, 4 ब्रोमो पेंट 2-इन, यहां देख लीजिए 1 2 3 4 5 1 2, है ना। तो 2-इन ही रखना होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर तो इसे अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो ये CH2 पहले हम एज इट इज उसे उतार लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा, फिर ये H हो जाएगा, फिर CH3 हो जाएगा, फिर Br हो जाएगा। अब इसी को कंडेंस कर देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है तो इसे क्या कर देंगे हम, CH2, ये हो जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड C, फिर क्या हो जाएगा CH3, फिर ये वाला हो जाएगा CH, फिर हो जाएगा CH3, फिर हो जाएगा हमारा Br। ये रहा हमारा कंपाउंड। अब इसका नाम हमें लिखना है बेटा। तो डबल बॉन्ड सीनियर है, हम सबसे पहले तो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो आई थिंक सबसे लंबी कार्बन चेन आपकी, सबसे लंबी कार्बन चेन जो है, सबसे लंबी कार्बन चेन ये होगी, ये सबसे लंबी कार्बन, ये सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा।
तो नंबरिंग किधर से होगा आप सोचिए, 1 2 3 4, ये हमारा नंबर हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। हम चाहें तो ब्यूटीन लिख दें, ब्यूट 1 इन ना लिख दें। तो बेटा ये इस तरह से इसके नॉमेनक्लेचर हो जाएंगे। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है और याद रखिएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आना ही आना है ना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आना ही आना है, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन जो है आपके सामने इन्हीं में से कोई एक आ जाए, तो आप इसके चौथे से बच के रहिएगा। तो वीडियो को पॉज करिए, चौथा वाला लिख कर दिखाइए, देखिए आप लिख पाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। चलिए अब चेक करते हैं कि आपने सही लिखा है कि नहीं। हम ले लेंगे CH3, फिर ले लेंगे हम सिंगल बॉन्ड CH, फिर ले लेंगे डबल बॉन्ड, फिर ले लेंगे CCH3, फिर ले लेंगे सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ले लेंगे Br। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप देखिए, अब समझ आ जाएगा। CBr और यहाँ पर हम H और यहाँ CH3। तो बेटा इस CH3 को मैंने यहाँ लिख दिया, इसको हमने CH लिख दिया, इसको C और इस CH3 को ऊपर की जगह हमने नीचे लिख दिया और ये दोनों CH2 हो गया, ठीक है। अब हम इसका नाम ट्राई करेंगे। तो आपने इसका नाम कैसे लिखा मुझे नहीं पता, बट मैं कैसे लिखूंगा, पेरेंट कार्बन चेन में ऐसे सेलेक्ट कर लूंगा। ये हो जाएगा हाँ CH3 हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया Br, ठीक है। एक डबल बॉन्ड है। तो बेटा देखो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 नंबर आएगा, बेटा इधर से नंबर करेंगे तब भी 2 आएगा, लेकिन इधर से अगर हम नंबर करेंगे तो हमें Br को तो कम नंबर मिल जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड को भी कम नंबर मिल जाएगा। तो अब हमारा ये नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ये हमारा नाम है। आई होप कि ये नाम आपका सही होगा। तो ऐसे ही हम IUPAC के नॉमेनक्लेचर को जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक हम देखते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है बेटा। तो यहाँ से न्यूमेरिकल जो आएंगे क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले वाले टॉपिक में थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, है ना। पिछले वाले टॉपिक में स्ट्रक्चर्स भी लिखने को आते हैं, है ना। स्ट्रक्चर्स भी लिखने को आते हैं, जैसे ये हमारा है 1 क्लोरो। एक मैं लिख के दिखा देता हूं आपको कि इसे कैसे लिखना होगा। तो इसमें सबसे पहले हमें रूट पकड़ना होता है। देखो इसमें रूट पेंट है, इसमें जो रूट है वो है ना, वो रूट है पेंट है, ये पेंट रूट है। इसमें हेक्स रूट है, इसमें हेप्ट रूट है, इसमें ब्यूट रूट है, ठीक है। इसमें सेक ब्यूटाइल है ना, इसमें तो बेंजीन है ना। तो इसमें पहले रूट पकड़ना होता है। तो पेंट में कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन गिन लेंगे। किधर से भी नंबरिंग कर दीजिए, आपकी मर्जी, है ना। अब जैसे जैसे जहां जहां कहा है वहां वहां लगा दीजिए। 2 पे क्लोरो लगा दीजिए, 3 पे मिथाइल लगा दीजिए, ठीक है, पेंटेन लगा दीजिए। अब बाकी हाइड्रोजन आप फिल कर दीजिए। हाइड्रोजन भरना आपको आता है, आपको सिखाया गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन इसमें फिल कर लेंगे। तो इस तरह से ये नॉमेनक्लेचर के 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। पहला तो स्ट्रक्चर दे के नाम पूछेगा, या तो आपको एक नाम दे देगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना रहेगा। अब आएंगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाले टॉपिक पे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए यहाँ पर मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से रखे हुए हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आएंगे, तो इसे हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो बेटा मैं आपको पहले बता देता हूं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा और मैं इसे कंडेंस करके बहुत ही छोटा कर दूंगा। एक पेज में ही अगर रहेगा तो इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल रहेगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन के क्वेश्चंस को देखते हैं। तब तक मैं थीम चेंज कर लूं। चलिए आइए। तो बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन का पहले हम शॉर्टकट देखते हैं। मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि हम यहाँ पर शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं, जिससे कि हम कम टाइम में अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाएँ, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका शॉर्टकट बनाना है कि इसे हम कैसे याद करेंगे। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो चलिए
हम डालेंगे हेडिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमें अपने पूरे चैप्टर्स को याद रखना पड़ेगा। तो बेटा ऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर आपने कौन सा पढ़ा था? याद करिए, आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो हम हाइड्रोकार्बन से हेलोएल्केन और हेलोएरीन बनाएंगे। दूसरा चैप्टर आपने क्या पढ़ा था? याद करिए, दूसरा चैप्टर आपने क्या पढ़ा था? दूसरा चैप्टर तो आपका हेलोएल्केन हेलोएरीन ही है। तो इसके बाद कौन सा चैप्टर है? एल्कोहल है। तो हम इसे एल्कोहल से बनाएंगे। फ्रॉम एल्कोहल्स लिख देता हूं मैं, फ्रॉम एल्कोहल्स। ये क्या है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तीसरा चैप्टर एल्कोहल के बाद क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे। और कुछ ऐसे हैं जिनको हम इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या कहते हैं? हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो हम इन 4 तरीके से ही हम सिर्फ बनाएंगे। तो आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सिर्फ 4 ही तरह से है ना, बट रियलिटी तो यही है कि हमें बेसिकली 4 ही तरीके पढ़ने हैं। ठीक है, आइए चलिए समझते हैं कैसे। देखिए बेटा, हाइड्रोकार्बन में 2 हमारे होंगे। पहला होगा फ्रॉम एल्केन, दूसरा होगा फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, एल्कीन्स में 2 तरीके से होगा। कैसे कैसे? एक होगा हमारा एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन, एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा, हमें शॉर्ट में लिख देता हूं, एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन। और दूसरा है CCl4 के प्रेजेंस में एडिशन। ठीक है, एसिड कैटेलाइज्ड। तो बेटा हम क्या करते हैं, बारी बारी से इन्हें हम समझते जाते हैं। तो चलिए इनको हम समझते हैं पहले, फिर तब इसकी बारी, फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी। चलिए आइए। तो पहला है फ्रॉम एल्केन। तो चलें शुरू करें, पहला हेडिंग डाल देते हैं। पहला हेडिंग है हमारा फ्रॉम एल्केन। ठीक है, हम बेटा जल्दी से खत्म करेंगे, आप चिंता ना करिए, ये आपको रट जाएगा, आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो बेटा हमें अच्छे से याद है, अगर हम CH4 लेते हैं और Cl2 से रिएक्शन कराते हैं HNu के प्रेजेंस में, तो यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H मिलकर के क्या बन जाता है? HCl बन जाता है। अब यहाँ बचा क्या रहेगा? यहाँ से एक H निकल गया तो यहाँ CH3 बचा, यहाँ से Cl निकल गया तो Cl बचा। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? CH3Cl। और मैंने आपको ये बताया है कि अगर ध्यान से देखो बेटा, ये एक बच्चा है, CH4 को हम एक बच्चा कहते हैं, एक बेबी है, और ये आइसक्रीम है ना, ये आइसक्रीम है, इसे लिख नहीं सकते बट ये आइसक्रीम मान लेते हैं। तो बेटा अभी आपने देखा कि ये एक आइसक्रीम खा गया, लेकिन बेटा ये बच्चा अगर इसको फ्री छोड़ दिया जाए और आइसक्रीम खूब ढेर सारा रखा जाए तो ये बच्चा भरपेट आइसक्रीम खाएगा, तब तक कि जब तक कि इसके पेट में जगह ना बचे। तो क्या होगा? अभी तो देखो एक जितने हाइड्रोजन हैं अभी उतने Cl और जुड़ेंगे। तो चलिए बच्चे को ले आते हैं, बुलाते हैं, CH3Cl और आइसक्रीम दे देंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? CH2Cl2 हो जाएगा और प्लस HCl। ठीक है, अब क्या होगा? फिर से देखते हैं, CH2Cl2 और फिर Cl2 देंगे तो क्या बन जाएगा? CHCl3 और प्लस HCl। एक और हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? CHCl3 प्लस Cl2 गिव्स क्या हो जाएगा? CCl4 और प्लस HCl। तो ये हमारे रिएक्शन हुए, है ना। तब तक ये रिएक्शन होता रहा जब तक कि सारा का सारा हाइड्रोजन कार्बन से खत्म नहीं हो गया। अब आप देख पा रहे हैं, हम चाहें तो इसे कंबाइन कर दें, हम चाहें तो इसे कंबाइन कर दें, है ना। थोड़ा सा गलती से मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये देखिए, ये दोनों साइड है, इसे कैंसिल कर देंगे, इसे भी कैंसिल कर देंगे, इसे भी कैंसिल कर देंगे। अब बच जाएगा हमारा CH4 प्लस Cl2 गिव्स CCl4 और प्लस 4HCl। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। ये सनलाइट में HNu में होगा, डिफ्यूज सनलाइट में। तो बेटा ये इसलिए हो पा रहा है, यहाँ 4Cl2 है क्योंकि ये एक्सेस में है, एक्सेस में अगर लिया गया है, और ये जो है लिमिटेड है,
एक अगर एक्सेस है तो दूसरा अपने आप लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि CCl4 ना रहे, ये रिएक्शन यहीं पे आके रुक जाए, तब आप क्या चाहेंगे, तब आप क्या करेंगे, तब आप CH4 लेंगे और इसका रिएक्शन क्या करेंगे, Cl2 से कराएंगे, Cl2 को लिमिटेड कर लेंगे। ठीक है भाई, पार्टी में बच्चा भर पेट आइसक्रीम खा ले रहा है तो आप क्या करेंगे, आइसक्रीम ज्यादा लेंगे ही नहीं, कम ही आइसक्रीम लेंगे, एक ही खाएगा, आइसक्रीम ही खत्म हो जाएगा, तो फिर कहाँ भर पेट खा पाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर पहला स्टेप खाली करा देंगे, क्या बन जाएगा, CH3Cl और प्लस HCl। तो बेटा ये हमारा हो गया पहला वाला रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में। तो कहीं भी अगर H न्यू हो किसी भी रिएक्शन में तो आप समझ जाएंगे कि हो ना हो ये जो है एल्केन वाला होमोलाइटिक फिजन वाला, इसको क्लास 11th में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, तो यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जानना है। ठीक है, इसका रिएक्शन हम चाहें तो CH3 से करा सकते हैं, इथेन से करा सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं 3 3 6 क्लोरीन यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला तरीका। ठीक है, दूसरे तरीके में आप फिर से देखिए क्या था। दूसरे तरीके में हमारा एल्कीन से 2 तरीके हमको एल्कीन वाले पढ़ने हैं, तो हम क्या करेंगे, एल्कीन के जो 2 तरीके हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एल्कीन के 2 तरीके। तो दूसरा हेडिंग डाल दीजिए, फ्रॉम एल्कीन। चलिए, तो इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी हमें खत्म करना है, तो लिखेंगे फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन्स। तो फ्रॉम एल्कीन्स में हम एक एल्कीन ले लेंगे RCH डबल बॉन्ड CH2। इसका मैकेनिज्म आपको पढ़ा दिया गया होगा, मैं आपको बता देता हूं। अगर इसमें आप HX जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, HX अगर आप जोड़ेंगे तो बेटा 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां पर डबल बॉन्ड टूटेगा, इसी को मैं एज इट इज उतार लेता हूं, बस डबल बॉन्ड नहीं उतारूंगा, मैं मान लूंगा कि डबल बॉन्ड टूट गया। मान लिया डबल बॉन्ड टूट गया, तो हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखिए, है ना। अब देखिए ये जो HX है, अब एक जगह H आएगा, एक जगह X आएगा। अब सवाल ये उठेगा H कहां आएगा, X कहां आएगा। तो बेटा हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो हाइड्रोजन यहां ज्यादा है इसलिए हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, और X या एडेंडम वहां आता है जहां हाइड्रोजन कम हो। आपको याद होगा इसको हम क्या कहते थे, है ना, इसे हम मार्कोनी-कॉफ रूल कहते थे, मार्कोनी-कॉफ रूल कहते थे। इसके कई नाम थे, खैरस इफेक्ट भी कहा जाता है, मार्कोनी-कॉफ रूल भी कहा जाता है। ठीक है, परऑक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है, ये परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, है ना, मार्कोनी-कॉफ रूल नहीं है। अगर हम यहां पर एंटी मार्कोनी-कॉफ लगा दें, एंटी मार्कोनी-कॉफ लगा दें, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहां जोड़ देंगे और X को यहां जोड़ देंगे। प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे हैं, मार्कोनी-कॉफ रूल जब लगेगा, परऑक्साइड रहेगा, तो X को वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन कम है। एंटी मार्कोनी-कॉफ लगाएंगे तो जस्ट अपोजिट कर देंगे। ठीक है, और एक और बात याद रखेंगे कि एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल किस किस लिए होता है, सिर्फ HBr के लिए होता है। क्लियर है। तो बेटा हमारा एल्कीन का जो दूसरा तरीका है वो हो गया। अब आते हैं लास्ट वाले तरीके पे, एल्कीन के। तो एल्कीन का जो लास्ट तरीका है वो क्या है, आइए देखिए। दूसरा वाला तरीका भी हमारा जो है एल्कीन का जो है वो बी वाला पार्ट है, सेकेंड का बी, तो ये भी एल्कीन है। तो हम लेंगे RCH डबल बॉन्ड CH2। तो बेटा हम करते क्या हैं, यहाँ पर ब्रोमीन वाटर लेते हैं। हम चाहें तो यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, बट चूंकि ये एक टेस्ट है, अनसैचुरेशन टेस्ट है, इसलिए हम इसे CCl4 के प्रेजेंस में Br2 यूज करते हैं। तो देखो इसको कैसे करते हैं, मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में CCl4 ले लेंगे। CCl4 जो होता है वो कलरलेस होता है, CCl4 जो होता है वो कलरलेस होता है, और इसमें हम Br2 मिला देंगे रेडिश ब्राउन कलर का। अब हम कोई भी एल्कीन जब इसके अंदर डालेंगे तो ध्यान से देखिए, कलरलेस है ना, जो रेडिश ब्राउन कलर है, जो रेडिश ब्राउन कलर है वो हमारा चेंज होकर के कलरलेस हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, जो रेडिश ब्राउन कलर है, जो रेडिश ब्राउन कलर है वो चेंज होकर के कलरलेस हो जाएगा। अगर अनसैचुरेटेड कहीं भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड एल्कीन से रिएक्शन कराएंगे तो रेडिश ब्राउन कलर कलरलेस हो जाता है। क्यों कलरलेस हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा था इसे कैसे लिखेंगे, RCH, इसी को उतार लेंगे और मान लेंगे यहां डबल बॉन्ड टूट गया, 2 Br है तो किसी Br को कहीं भी हम
जोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो हम कहेंगे कि अगर हम कोई एल्कीन, अच्छा देखो बेटा एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ गया है, ये बेटा अनसैचुरेशन टेस्ट है, मैं यहां लिख देता हूं, ये कैसा क्या नाम है इसका, अनसैचुरेशन टेस्ट है, अनसैचुरेशन अनसैचुरेशन टेस्ट है ये, ठीक है। मतलब कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रेडिश ब्राउन कलर में अगर आप डालेंगे, CCl4 और Br2 का अगर मिक्सचर है, कलरलेस मिक्सचर है, उसमें अगर रेडिश ब्राउन मिक्सचर है, अगर उसमें आप एल्कीन डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो अनसैचुरेशन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही हो, अगर आप चाहें तो यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड वाला कंपाउंड भी ले सकते हैं, ठीक है। तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तब यहां पर ये एडिशन 2 बार हो जाएगा, ये एडिशन बेटा 2 बार हो जाएगा। कैसे? देखिए, एक बार आप Br2 लेंगे, एक बार आप Br2 लेंगे, एक बार आप Br2 लेंगे तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड CH, एक बार Br यहां लगा देंगे, एक बार Br और लगा देंगे, अभी डबल बॉन्ड बचा है तो एक बार Br2 और भी ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, RC सिंगल बॉन्ड CH, 2 Br यहां हो जाएगा और यहां भी 2 Br हो जाएगा। तो बेटा आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, इसे हम याद रख सकते हैं फ्लो चार्ट बना के, किस तरह से आप भी ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। कोशिश करिए, कॉपी और पेन लीजिए और इसको देख लीजिए आप। ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट था। थोड़ी देर हम लोग को वेट करना पड़ेगा, तब हम लोग का काम हो जाएगा। ये है हमारा, आ जाते हैं वापस। तो चलिए बेटा, एल्कीन से कैसे बनता है आपने समझ लिया है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, पेन लेना बार बार भूल जाता हूं मैं। HNu के प्रेजेंस में हुआ था, एसिड कैटालाइज्ड H+ के प्रेजेंस में हुआ था, एरे के ऊपर H+ लिख लीजिएगा। मार्कोनी का ऑफ रूल, एंटी मार्कोनी का ऑफ रूल याद रखना है। CCl4 अनसैचुरेशन टेस्ट था। तो ये 3 रिएक्शन हो गए। अब बेटा यहाँ एल्कोहल है, इसको मैं शॉर्टकट यहीं बता देता हूँ, ध्यान से देखो बेटा। अगर ROH है तो इसमें हमें 5 या 6 रिएक्शंस पढ़ने हैं, जो ज़रूरी हैं उन्हें मैं पहले बता देता हूँ। तो पहला रिएक्शन मैं SOCl2 से कराता हूँ, SOCl2 से, ठीक है। तो बेटा SOCl2 का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये है हमारा SOCl2, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से एक Cl इस OH को रिप्लेस कर देगा। मेरी बात समझिए, यहां से एक Cl हट गया, मैं हटा देता हूं, एक Cl यहां से हट गया और वो Cl कहां आ गया, OH की जगह पे। तो क्या बन जाएगा बेटा, RCl। क्या बन जाएगा, RCl। अब यहां से OH आया है, इस OH का H इस Cl से मिलकर क्या बना लेगा, HCl। क्लियर है। अब यहाँ का O और यहाँ का O मिलकर के क्या बन जाएगा, SO2। क्या बन जाएगा, SO2। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, है ना। एक बार मैं फिर से करता हूँ। मान लिया यहाँ Cl लिख देते हैं। मैंने क्या कहा, यहाँ से Cl गया, यहाँ से Cl गया और यहाँ पर OH को रिप्लेस कर दिया। क्या बन गया, RCl। अब यहाँ का OH का एक H इस Cl को लेके Cl बना लिया और दूसरा वाला O यहीं खुद आके जुड़ गया। कैसे, देखिए कैसे जुड़ गया, है ना। दूसरा वाला जो है वो डबल बॉन्ड बना के यहीं से जुड़ गया। क्या बन गया, SO2, ठीक है। तो ये बेटा इसको बेस्ट मेथड कहते हैं, है ना। ये बेस्ट मेथड है क्योंकि हाइड्रोजन भी HCl भी गैस है, SO2 भी गैस है, ठीक है, SO2 भी गैस है, ये दोनों गैस है। तो ये दोनों उड़ जाएंगे और हमारा टेस्ट ट्यूब में RCl बचा रह जाएगा। तो हम इसे बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RCl कहेंगे, है ना। ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ये है हमारा पहला तरीका। ओके, दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में हम लेंगे PCl3, ठीक है, PCl3। आइए देखिए PCl3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है। PCl3, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, ठीक है।
तो अभी आपने देखा था कि Cl यहाँ OH को हटा देता था, तो बेटा 3 Cl हैं, इसलिए हमें 3 ROH लेने पड़ेंगे। इसमें हमें 3 ROH लेना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इस रिएक्शन को, 3 ROH लेना होगा और प्लस PCl3 लेना होगा। तो तीनों Cl तीनों OH को हटा देगा तो बन जाएगा 3RCl और प्लस, अब देखिए जहां जहां Cl है वहां वहां जाकर के OH जुड़ जाएगा। तीनों OH जो बेघर हुआ है वो सब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है। बट बेटा POH थ्राइस हम नहीं लिख सकते, इसको हम H3PO3 लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या क्या बना, यहाँ बनेगा 3RCl और प्लस H3PO3 बनेगा, ठीक है। अब पहले वाले से मिलता जुलता एक और ले लेते हैं। अगर हम PCl5 ले लेंगे तो बेटा PCl5 का स्ट्रक्चर PCl3 से थोड़ा डिफर होता है। PCl3 कैसा होता है, PCl3 ये है हमारा PCl3, ऐसे है PCl3। तो देखो बेटा ये दोनों Cl आसानी से निकलता है, तो एक Cl इसको हटा देगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, दूसरा वाला जो Cl है वो H के साथ मिलकर HCl बना लेगा जैसे पहले वाले की तरह, ठीक है। अब बेटा यहाँ से OH एक हटा है तो एक H तो HCl में बदल गया और दूसरा O, इसी में देखो ये PCl3 है तो इसमें O मिल जाएगा तो बन जाएगा हमारा POCl3। क्या बन जाएगा, POCl3। क्लियर है। तो ये एल्कोहल से जो है एल्काइल हैलाइड बनाने के हमारे 3 तरीके हुए, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। चौथा तरीका जो है वो बड़ा ही फेमस है, इसका नाम है ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। इसका नाम है ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट हम बता देते हैं आपको। आइए देखिए ल्यूकास टेस्ट क्या होता है। ल्यूकास टेस्ट, ठीक है, ये एल्कोहल टेस्ट करने के लिए होता है। तो ROH का रिएक्शन हम कराते हैं HX से, ठीक है। HX ना लिखें हम, देखो बेटा जब ल्यूकास टेस्ट लिखेंगे, अच्छा पहले HX देखो आप, HX अगर हम करेंगे तो X यहाँ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा और यहाँ का H और यहाँ का OH मिलकर के H2O बना लेगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी, बहुत ही आसान सी बात है ना। HX का यहाँ का X उस OH को हटा देगा और H उस OH से मिलकर H2O बना लेगा, RX बन जाएगा। बेटा इसे ल्यूकास टेस्ट तब कहेंगे जब यहाँ पर कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 लेंगे। तो इस टेस्ट को मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, हमें करना होता है एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब लेना है और इस टेस्ट ट्यूब में ल्यूकास रिएजेंट भर देना है। ल्यूकास रिएजेंट कुछ बड़ी चीज नहीं है, HCl है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 को ही हम ल्यूकास रिएजेंट कहेंगे। अब अगर इसमें हम 1 डिग्री एल्कोहल डालेंगे तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। 2 डिग्री डालेंगे तो, अब इसमें कंडीशन है ना, इसमें कंडीशंस हैं। अगर ये एट वंस तुरंत बन गया, एट वंस, तो समझ जाओ कि 1 डिग्री एल्कोहल था, सॉरी अगर ये तुरंत बन गया तो ये 3 डिग्री एल्कोहल था। कितना था, 3 डिग्री। अगर ये 5 मिनट के बाद बनता है तो हम उसे 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे, और नहीं बनता है तो 1 डिग्री एल्कोहल कहेंगे, या गर्म करने पर बनता है, अगर हम हीट करने पे बनता है तो हम उसे 1 डिग्री एल्कोहल कहेंगे, ठीक है। ये कलर टर्बिड हो जाता है तो हम जान जाते हैं कि जो है एल्काइल हैलाइड बना है। तो अगर हम ZnCl2 में अगर हम इसमें मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, एल्कोहल, और टर्बिडिटी तुरंत आ गई तो समझ जाएंगे टर्सरी एल्कोहल है, 3 डिग्री है। 5 मिनट बाद आई तो हम समझ जाएंगे 2 डिग्री है, और अगर नहीं आई और गर्म करने पर आई तो समझ जाएंगे कि 1 डिग्री एल्कोहल है। तो बेटा फिर से चलते हैं वापस। तो ये हो गया हमारा ल्यूकास टेस्ट, ठीक है, ल्यूकास टेस्ट। तो हमारे कितने तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए। एक तरीका और ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम चाहें तो, हालांकि उसे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये इतने 4 तरीके आप पढ़िए, है ना, इनकी जरूरत है। तो अब आते हैं फिर से वापस ऊपर। तो देखो 2 तरीका और है, एक रेड फास्फोरस के साथ X2 से रिएक्शन होता है तो X यहाँ आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है H2SO4 और
हालांकि उस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए, तो पहला तरीका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन के कितने तरीके हो गए? 2 तरीके। फिर दूसरे वाले में 2 तरीके, ये क्लियर हो गया। एल्कोहल में मैंने आपको 4 तरीके बताए जो जरूरी हैं, ठीक है। 2 तरीका और है, उसे छोड़ दीजिए। तो फिलहाल बेटा वीडियो बहुत बड़ा ना बन जाए, तो हम अभी इन्हीं दोनों पे फोकस करेंगे। ये दोनों हम अगले वीडियो में आपको अपलोड करेंगे, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम जल्दी से अटेम्प्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि हम इसे कर पाते हैं कि नहीं। आइए इसको थोड़ा हम बड़ा करके देखते हैं कि क्वेश्चंस हमसे लग रहे हैं कि नहीं। बेटा ये आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। पता नहीं क्यों बड़ा स्लो काम कर रहा है। चलिए बेटा पहला वाला क्वेश्चन देखिए कैसे लगेगा। पहला वाला क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन ये तो अभी मैंने SOCl2 और OH के साथ बताया था, एकदम सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूं, क्या करना है हमें, याद करिए। यहां OH लगा हुआ है और इसका रिएक्शन SOCl2 से कराया जा रहा है, तो आपने देखा HCl निकल जाएगा, याद करिए HCl निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, SO2 निकल जाएगा, और प्लस यहाँ पर जो हमारा साइक्लिक रिंग है उस पर हमारा क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान था। दूसरा वाला तरीका है ना, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए क्या है। मैंने कहा था H न्यू लिया गया है, H न्यू लिया गया है, तो हम कैसे करेंगे इसे, है ना। बेंजीन रिंग है, यहाँ NO2 लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर है CH2CH3। अब इसका रिएक्शन किससे कराया है, Br2 से कराया है। तो बेटा ये बहुत ही आसान है ना। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ये यहाँ से एक H हट जाएगा, यहाँ से एक H हट जाएगा और यहाँ पर एक Br आ जाएगा, ठीक है। क्या यही होगा, सोच कर बताइए, सोच कर बताइए क्या यही होगा। बाकी क्वेश्चंस आप पहचान पा रहे हैं। यहाँ एसिड कैटालाइज्ड एडिशन है, यहाँ NaI से रिएक्शन है, अभी ये तो मैंने नहीं पढ़ाया है। यहाँ पर दोनों जगह Br लग जाएगा या फिर यहाँ लगेगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा। अगले वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आपसे लगाएंगे, इसे बताएंगे कि कैसे इसे करना है, ठीक है। अब आप सोचिए कि Br यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा। यहाँ कोई मार्कोनी का ऑफ रूल तो लगेगा नहीं, है ना। तो इसको क्लास 11 से कनेक्ट करके आप हमको ट्राई करिए, और अगले वीडियो तक थैंक यू।